कैसे हैं आप सब। आज हम आपको बताने चलेंगे कि हमने पटना का एक छोटा सा भ्रमण यात्रा किया और इस छोटी सी यात्रा ने हम लोगों को कितनी खुशी दी, कितना सुकून मिला हम लोगों को, ये हम आपको बताएंगे आगे वीडियो में। और इस छोटी सी एक जर्नी ने, इस पटना का भ्रमण ने हमें यहाँ के बारे में भौगोलिक, राजनीतिक और ऐतिहासिक यहाँ की बहुत सारी जानकारियाँ हमें दी। इसका सांस्कृतिक महत्व के बारे में पता चला। तो जब भी आपको मौका मिले एक छोटा सा यात्रा करना चाहिए, जहाँ भी अगर दिल करे, जब भी आप फील करें कि अब आप बोर हो रहे हैं लाइफ से, अब कुछ नहीं कर पा रहे हैं या कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, तो आपको बिना सोचे समझे कहीं घूमने के लिए निकल जाना चाहिए। आपको अगर यात्रा के बारे में आपको पता होना चाहिए कि भ्रमण या यात्रा मनुष्य के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह न केवल हमारे मन को प्रसन्न करता है बल्कि हमारे ज्ञान को और अनुभव को भी बढ़ाता है। प्रकृति के सुंदर दृश्य, नए स्थानों की संस्कृति और इतिहास की जानकारी हमें एक नए नज़रिए से दुनिया को देखने का अवसर प्रदान करती है। इसके बहुत सारे, यात्रा करने के बहुत सारे लाभ भी होते हैं दोस्तों, जैसे कि मानसिक स्वास्थ्य में हमारे सुधार होता है, तनाव कम होता है, मन शांत होता है, नए स्थानों की सुंदरता और शांति हमें आंतरिक खुशी प्रदान करती है। ज्ञानवर्धन कहें तो जैसे कि भ्रमण के दौरान हम नए इतिहास, संस्कृति और परंपराओं के बारे में सीखते हैं जो किताबी ज्ञान से बिल्कुल परे होता है। सामाजिक संपर्क होता है हमारा, नए लोगों से मिलकर हम उनकी भाषा, रीति रिवाज और जीवन शैली को समझते हैं, जिससे हमारा सामाजिक दायरा बढ़ता है। इसके साथ ही साथ हमारा शारीरिक स्वास्थ्य, जैसे ट्रैकिंग, पैदल यात्रा या पर्यटन स्थलों की सैर करने से शारीरिक गतिविधियां बढ़ती हैं जो सेहत के लिए आवश्यक हैं। यादगार भ्रमण के लिए, अगर आप उस चीज़ को यादगार बनाना चाहते हैं, कहीं किसी जर्नी को आप खूबसूरत बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए पहले से आपको एक अच्छी प्लानिंग करनी चाहिए, एक योजना बनानी चाहिए। और उसके साथ ही साथ सबसे पहले आप वहाँ जाके सुरक्षित हैं कि नहीं, इस पूरे यात्रा में आप अपनी सुरक्षा का पूरा ख्याल रखें। आवश्यक सामान जैसे कि पानी, दवाई, मैप साथ में रखें और कहाँ जाना है इसकी प्लानिंग करके जाएं। स्थानीय संस्कृति का सम्मान करें, वहाँ जाएं तो पर्यावरण को साफ रखें और यात्रा के अनुभवों को डायरी या फोटो के माध्यम से, तो आपको बिल्कुल, आजकल टेक्नोलॉजी और मोबाइल और कैमरे का ज़माना है, आपको सजो कर अपनी यादों को रखें। और मतलब इसके साथ जो मेरा एक्सपीरियंस था, यही पता चला कि जो यात्रा करना, भ्रमण या ट्रैवलिंग जो होता है, वो रोमांचक और सार्थक बनाता है हमारे जीवन को। यह हमें एक रास्ता या एक नज़रिए से, जैसे हम चीज़ों को, जैसे कि ओपिनियनेटेड हो जाते हैं, तो उससे निकल कर ये हमें नई ऊर्जा प्रदान करता है। इसलिए आपको जब भी अवसर मिले नए स्थानों की यात्रा अवश्य करें और जीवन को खुशहाल बनाएं। याद रखिए, यात्रा एकमात्र चीज़ है जिसे खरीदने से आप बिल्कुल धनवान बन जाते हैं। तो जब भी आपको मौका मिले आप घूमने जाएं और अपनी ज़िंदगी को एक नई ऊर्जा से भरपूर और परिपूर्ण करें। हम आपको बताते हैं पटना के साथ साथ हम लोगों ने क्या क्या पाया और क्या क्या चीज़ें जो आपको बिल्कुल जानना चाहिए यहाँ के बारे में। ये एक समय था जब यहाँ लिच्छवी गणराज्य थी, जो विश्व की पहली लोकतंत्र भी कही जाती है, लिच्छवी गणराज्य। वहाँ के बारे में और यहाँ की ऐतिहासिक चीज़ों के बारे में जानने का मौका मिला हमें। हम आपको विस्तार से बताना चाहेंगे जो इसके की पॉइंट्स हैं। इसका प्राचीन नाम तो आप सबको पता होगा, पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था और ये भारत के सबसे पुराने शहरों में से एक है और बहुत ही विश्व प्रसिद्ध है, ये फेमस है। पाटलिपुत्र, पाटलीग्राम, कुसुमपुर या पटना के नाम से यह गंगा नदी, सोन नदी और गंडक नदियों के संगम पर स्थित है। इसका इतिहास लगभग कहे तो 2500 से 3000 वर्ष पुराना है। तो अगर हम स्टार्ट करते हैं यहाँ का स्थापना, पटना की स्थापना के बारे में, तो ये 490 ईसा पूर्व के मगध साम्राज्य में हर्यक वंश के राजा अजातशत्रु ने इसकी स्थापना की थी। उन्होंने अपनी राजधानी राजगिरी, जो आज के समय में राजगीर है, को अपनी राजधानी बनाया था और से हटाकर पाटलिपुत्र स्थानांतरित की, क्योंकि यह स्थान वैशाली के लिच्छवियों के साथ संघर्ष के लिए अधिक रणनीतिक था। उनका यही उद्देश्य था अपनी राजधानी बनाने का। राजगिरी से हटाकर पाटलिपुत्र इसलिए उन्होंने, अजातशत्रु ने राजधानी बनाई क्योंकि यह वैशाली के लिच्छवियों के साथ संघर्ष के लिए अधिक रणनीतिक था। और इसका नाम पाटलीग्राम या पाटलिपुत्र जो आप सुनते हैं, तो उसका पौराणिक मान्यताओं, माइथोलॉजी के अनुसार अगर आप चलते हैं तो कुछ लोक कथाओं के अनुसार राजा पत्रक ने अपनी रानी पाटली के लिए जादू से इस नगर का निर्माण किया था, जिसके कारण इसका नाम पाटलीग्राम या फिर पाटलिपुत्र पड़ा। ये हमें एक नई चीज़ जानने को मिली यहाँ पे। और फिर आते हैं यहाँ पे सबसे वन ऑफ द मोस्ट फेमस एम्पायर यहाँ पे जो था मौर्य डायनेस्टी, मौर्य साम्राज्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था। सम्राट अशोक के शासनकाल में यह नगर लकड़ी के संरचनाओं से पत्थर की इमारतों में बदल गया। और इसका वैश्विक महत्व अगर हम आपको बताएं तो मेगास्थनीज जैसे यूनानिक इतिहासकारों ने पाटलिपुत्र को अपने समय का सबसे महान शासक शहर बताया है।
सबसे महान शहर बताया है और 300 से 195 ईसा पूर्व के बीच यह दुनिया का सबसे बड़ा शहर था। फिर उसके बाद हम आते हैं गुप्त साम्राज्य में दोस्तों। तो 4वीं से 6वीं शताब्दी ईस्वी को भारत का स्वर्ण युग माना जाता है, ये आपको भी पता होगा, जब पाटलिपुत्र विद्या, संस्कृति और प्रशासन का केंद्र था। अब इसके साथ हम 600 ईस्वी से अगर 1757 ईस्वी के बीच में अगर पाटलिपुत्र को देखें, इस बीच में, इस टाइम ऑफ पीरियड में, जिसे मध्यकालीन भारत हम कहेंगे, तो उसमें पतन का दौर, जो गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद पटना का महत्व कम हो गया था और 12वीं शताब्दी में बख्तियार खिलजी ने बिहार पर कब्जा कर लिया और कई धार्मिक संस्थानों को नष्ट कर दिया था। और उनके बाद इसमें देखा जाए तो शेरशाह सूरी का योगदान हम लोगों ने पता किया। उनका 16वीं शताब्दी में शेरशाह सूरी ने पटना को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया था दोस्तों। उन्होंने गंगा के किनारे एक किला बनाने की योजना बनाई और सड़क निर्माण को बढ़ावा दिया था। उन्होंने पटना को एक पुनर्जीवित किया, इसके विकास को बढ़ाने का काम किया शेरशाह सूरी ने। और उसके बाद हम मुगल काल में आते हैं तो औरंगजेब ने 1704 में अपने पोते मोहम्मद अजीम के नाम पर इस शहर का नाम अजीमाबाद रख दिया था। हालांकि यहाँ के जो जनता थी, यहाँ के लोकल जो लोग थे, वो इसे पटना ही कहते थे और आज तक ये पटना ही नाम से जाना जा रहा है। और अगर हम उसके बाद अगर आधुनिक काल में आते हैं 1757 ईस्वी से अब तक जो चल रहा है हमारा, इसमें आए जैसे ब्रिटिश शासन 1764 में बक्सर के युद्ध के बाद पटना ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन आ गया था। 17वीं शताब्दी में यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख केंद्र बना, विशेषकर साल्ट पीपर, जिसे हम लोग पोटेशियम नाइट्रेट कहते हैं, के लिए। और इसे 1912 में राजधानी का दर्जा, बंगाल के विभाजन के बाद पटना बिहार और उड़ीसा प्रांत की राजधानी बना। और 1935 में उड़ीसा अलग होने के बाद भी यह केवल बिहार की राजधानी रह गया। इसकी शहरी विकास ब्रिटिश काल में कहें तो आर्किटेक्ट इसका I.F. मुनिंग्स ने पटना संग्रहालय, राजभवन और हाई कोर्ट जैसे भव्य इमारतों का डिजाइन तैयार किया, जिनमें इंडो सरासेनिक और नवजागरण शैलियों का मिश्रण था। और स्वतंत्रता संग्राम में पटना शहर ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, विशेषकर चंपारण सत्याग्रह और 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में। आधुनिक पटना 2000 में जब झारखंड से अलग होने के बाद भी पटना बिहार की राजधानी बना रहा। आज यह शहर राजनीतिक, शिक्षा और व्यापार का प्रमुख केंद्र है। पटना के विभिन्न नाम जैसे जैसे बदलते रहे समय के साथ, कई लोग नामों से जाना गया, जैसे पाटलीग्राम, पाटलिपुत्र जो मौर्य और गुप्त काल में जाना गया, कुसुमपुर, अजीमाबाद जो मुगल काल में जाना गया। और पटना का इसकी सांस्कृतिक विरासत की बात करें तो पटना की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत में शामिल है कुम्हरार में मौर्य काल के अवशेष, गोलघर ब्रिटिश कालीन अन्य भंडार, पटना साहिब सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान, बुद्धा स्मृति पार्क, अगम कुआं जो सम्राट अशोक से जुड़ा हुआ है। और शैक्षणिक संस्थानों से के बारे में बात करें तो यहाँ पे कई प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थान हैं, जैसे पटना विश्वविद्यालय जिसकी स्थापना 1917 ईस्वी में हुई थी, पटना कॉलेज है, पटना विज्ञान महाविद्यालय है, पटना मेडिकल कॉलेज है जिसे पूर्व में प्रिंस ऑफ वेल्स मेडिकल कॉलेज के नाम से जाना जाता था, नालंदा मेडिकल कॉलेज है। तो पटना का इतिहास न केवल बिहार बल्कि संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप की सभ्यता और संस्कृति की गाथा कहता है। प्राचीन काल से लेकर आज तक यह शहर राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक गतिविधियों का केंद्र रहा है। पटना का, पाटलिपुत्र का, वो हम लोगों ने आपको बताया। और हम इसकी भौगोलिक विस्तार और भौगोलिक विशेषता की बात करें तो पटना की राजधानी, बिहार की राजधानी पटना जो है वो गंगा नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है। और इसकी भौगोलिक विशेषताओं में अगर देखें तो इसकी स्थान एवं अवस्थिति के बारे में बताएं आपको तो अक्षांश एवं देशांतर में ये 25 डिग्री 36 मिनट उत्तरी अक्षांश और 85 डिग्री 8 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है। ऊंचाई इसकी समुद्र तल से लगभग 53 मीटर 174 फीट ऊंचा है। और नदी तंत्र की बात करें तो पटना गंगा नदी के दक्षिणी किनारे पर बसा गंगा नदी है जो शहर के उत्तरी भाग से होकर बहती है। यहाँ पे अन्य नदियाँ भी हैं जैसे सोन नदी, पुनपुन नदी और गंडक नदियाँ भी पटना के आसपास बहती हैं। यहाँ के पटना के भूमि की प्रकृति की बात करें तो मिट्टी यहाँ की उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी है जो गंगा के मैदान की विशेषता है। और भू आकृति इसकी समतल मैदानी क्षेत्र जो कृषि के लिए उपयुक्त है। तो यहाँ की जलवायु की बात करें तो मौसम यहाँ का उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु है। और गर्मी यहाँ अप्रैल से जून तक लगती है जिसका तापमान कभी कभी 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच सकता है। और मानसून इसका जुलाई से सितंबर तक आता है। इसमें लगभग 1100 मिलीमीटर वार्षिक वर्षा के हिसाब से। और सर्दी यहाँ पे होती है नवंबर से फरवरी, तापमान 5 से 10 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है यहाँ पे।
और यहाँ की प्राकृतिक संसाधन के बारे में बात करें तो यहाँ पे कृषि, चावल, गेहूं, दलहन और मक्के की खेती मुख्य रूप से की जाती है। यहाँ जल संसाधन की बहुत ही प्रचुरता है, क्योंकि गंगा और उसकी सहायक नदियाँ पीने के पानी व सिंचाई का प्रमुख स्रोत है। यहाँ पानी की कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे इसके साथ ही पर्यावरणीय चुनौतियाँ भी हैं, जैसे बाढ़। यहाँ पे गंगा और अन्य नदियों में बाढ़ का खतरा हमेशा रहता है, और भूजल स्तर में गिरावट अत्यधिक दोहन के कारण होते रहता है। तो पटना का भौगोलिक स्थान इसे ऐतिहासिक, आर्थिक और सांस्कृतिक दृष्टि से एक महत्वपूर्ण शहर बनाता है। यहाँ की हम अगर राजनीतिक विशेषता के बारे में बात करें तो पटना बिहार की राजधानी होने के नाते राज्य की राजनीति का केंद्र बिंदु भी है। यहाँ की राजनीतिक विशेषताएं अगर देखें तो इनमें से जो मुख्य हम कहेंगे, ये पटना का राजनीतिक इतिहास प्राचीन काल से ही महत्वपूर्ण रहा है। मौर्य और गुप्त साम्राज्य के दौरान पाटलिपुत्र, जो आधुनिक पटना है, भारतीय उपमहाद्वीप की शक्ति और संस्कृति का केंद्र था। आधुनिक काल में 1912 में बंगाल से अलग होकर बिहार की राजधानी बनने के बाद से पटना राज्य की राजनीति का मुख्य केंद्र रहा। राजनीतिक दलों का केंद्र जैसे पटना के बिहार में मुख्य राजनीतिक दलों जैसे राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी, जनता दल यूनाइटेड जदयू, जिसके मुख्यमंत्री हमारे बहुत सालों से यहाँ पे हैं, और कांग्रेस का गढ़ रहा है। यहाँ से कई प्रमुख नेताओं ने राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर राजनीति की है। चुनावी महत्व अगर देखें तो पटना में 2 लोकसभा क्षेत्र है, पटना साहिब और पाटलिपुत्र, जो राज्य और राष्ट्रीय राजनीति में अहम भूमिका निभाते हैं। 2008 के परिसीमन के बाद इन क्षेत्रों के नक्शे और राजनीतिक समीकरण जो है वो बदले हैं। पटना के राम कृपाल यादव और मीसा भारती आरजेडी से हैं, और राम कृपाल यादव जो बीजेपी से हैं, और रविशंकर प्रसाद जो बीजेपी से हैं, जैसे नेताओं ने संसद में प्रतिनिधित्व किया है। सत्ता और विपक्ष की गतिविधियों का केंद्र भी रहा है यह। पटना में बिहार विधानसभा, राज्य सचिवालय और राजभवन स्थित है, जो इसे राज्य की राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र बनाते हैं। यहाँ से राज्य की नीतियाँ और योजनाओं का निर्धारण होता है। हाल ही में एनडीए और महागठबंधन के बीच सत्ता संघर्ष ने पटना को राजनीतिक उथल पुथल का केंद्र बना दिया है। सामाजिक राजनीतिक मुद्दे जो यहाँ के हैं पटना में, जातिगत और सामाजिक न्याय की राजनीति प्रमुख है। तेजस्वी यादव जैसे नेताओं ने गरीबों और पिछड़े वर्गों के लिए योजनाओं का वादा किया है, जबकि एनडीए सरकार ने विकास के मुद्दे पर जोर दिया है। तो शिक्षा, रोजगार और महिला सुरक्षा जैसे मुद्दे यहाँ की राजनीति में प्रमुखता से उठाए जाते हैं। तकनीक और राजनीति। आगामी विधानसभा चुनाव में पटना में एआई और सोशल मीडिया का उपयोग बढ़ रहा है। राजनीतिक दल डिजिटल माध्यमों से मतदाताओं तक पहुंच बना रहे हैं। तो इन सारे भौगोलिक, राजनीतिक और ऐतिहासिक के महत्व को देखने से निष्कर्ष निकला कि पटना न केवल बिहार की राजनीति का केंद्र है, बल्कि यहाँ का इतिहास, सामाजिक संरचना और चुनावी महत्व इस देश की राजनीति में एक विशेष स्थान देते हैं। यह शहर राज्य के राजनीतिक परिदृश्य को समझने की एक, समझ लीजिए तो, पूंजी है ये।